नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपकी अपनी फैमिली डॉक्टर। इस शो में आपका स्वागत है। ऑटिज्म एक तरह का डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन के सामान्य विकास की प्रणाली में चेंज होने के कारण होता है। जब ब्रेन का डेवलपमेंट गर्भ में हो रहा होता है, ये तभी अपनी जड़ें फैला लेता है, लेकिन इसके लक्षण 2 से 3 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसके लक्षणों का देर से पता चलता है, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, और कभी इसके बारे में पढ़ने या इसकी जानकारी के बाद 20 से 30 साल की उम्र के लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें ऑटिज्म है और वे तब डॉक्टर की सलाह लेते हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। दुनिया भर में ऑटिज्म से प्रभावित लोगों की संख्या कैंसर, एड्स, डायबिटीज से भी कहीं अधिक है। अमेरिका में हर 68 बच्चों पर एक बच्चे को ऑटिज्म होता है। ब्रिटेन में हर 1000 बच्चों में 9 बच्चों को ऑटिज्म होता है। अगर भारत की बात करें तो हर 1000 बच्चों में 2 से 6 बच्चों को ऑटिज्म होता है। वर्तमान में भारत में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को ऑटिज्म है। ऑटिज्म कोई रोग नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। ऑटिज्म एक कंडीशन है जो व्यक्तित्व या पहचान का अहम हिस्सा बन जाता है। ऑटिज्म के कई लक्षण होते हैं, किसी को कोई तो किसी को कोई। कुछ बच्चे सामान्य से कम बोलते हैं और अपनी बात ज्यादातर इशारों से समझाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं और एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। वो आसानी से हर किसी से नहीं खुलते हैं और बाहरी दुनिया से अनजान अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो कुछ बच्चे आक्रामक हो जाते हैं और खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। अब ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों को दुनिया कैसी दिखती है। अक्सर उन्हें ये दुनिया तेज और उलझी हुई सी महसूस होती है। साधारण सी आवाज, स्वाद, महक, रोशनी और एहसास जो शायद किसी सामान्य बच्चे को पता भी न चले, ऑटिस्टिक बच्चे के लिए बहुत तेज और दुखदाई हो सकती है। 20 से 30 साल पहले जब ऑटिज्म के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तब ऑटिस्टिक बच्चों को स्लो या कुछ मेंटल प्रॉब्लम है ऐसा कहकर इग्नोर कर दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऑटिस्टिक बच्चों का रुझान किसी विशेष विषय की तरफ हो सकता है। साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, मैथ्स, कंप्यूटर जैसे किसी भी विषय के प्रति। और कभी कभी वे इन विषयों में इतने माहिर हो जाते हैं कि नए नए आविष्कार, खोज और आर्ट्स के नायाब काम कर दिखाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, सर इसाक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन जैसे महान साइंटिस्ट्स को कहा जाता था ऑटिज्म था। मिशेलेंजेलो और मोजार्ट जैसे जीनियस आर्टिस्ट्स को भी माना जाता है ऑटिज्म था। इनके अलावा कई ऐसे पुरस्कृत आर्टिस्ट, साइंटिस्ट्स और ऑथर्स हैं जिन्होंने ऑटिज्म के बावजूद नाम कमाया और दुनिया को बेहतर और सुंदर बनाया। ऐसा देखा गया है ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर प्रेगनेंसी के वक्त पेरेंट्स की उम्र ज्यादा हो। अगर माँ की उम्र 35 इयर्स से ज्यादा हो तो 20% रिस्क बढ़ जाता है, और अगर पिता की उम्र 40 इयर्स से ज्यादा हो तो 30% रिस्क बढ़ जाता है। ये भी देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को डायबिटीज हो या कोई इन्फेक्शंस हो जैसे कि रुबेला, या जन्म के वक्त बच्चे के ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटिज्म को डायग्नोज करने के लिए कोई खास मेडिकल टेस्ट या जेनेटिक टेस्ट नहीं है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी होने से हम इसके लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचान सकते हैं और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आज हमारे बीच हैं जानी मानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका जुनेजा। आइए उनसे ऑटिज्म के बारे में और विस्तार से जानते हैं। क्या ऑटिज्म और मेंटल रिटार्डेशन एक ही बात है? नहीं, ऑटिज्म और मेंटल रिटार्डेशन दोनों कॉमनली इकट्ठे तो होते हैं, बट दोनों एक चीज नहीं है। पर ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका की नॉर्मल आईक्यू होता है, या कईयों का आईक्यू नॉर्मल से भी ज्यादा हो सकता है। ऑटिज्म का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? छोटे बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म के लिए हम सस्पेक्ट करते हैं, कॉमनली इसलिए लेके आए जाते हैं कि इनकी अभी अपनी उम्र के हिसाब से बोल नहीं रहे हैं, उनकी बोली लेट हो गई है। दूसरे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप को शक होता है कि ये हम बुलाते रहते हैं पर ये जवाब नहीं देते, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो कई बच्चों में ये शक होता है कि शायद इनको सुनाई नहीं देता है। और कुछ बच्चे होते हैं छोटे जिनको की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ लेके आते हैं कि बहुत ज्यादा जिद करते हैं, लोगों को काटते हैं, नीचे लेट जाते हैं,
कोई भी चीज़ मुंह में डाल लेते हैं। तो ऐसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स, या बहुत उछल कूद करते हैं, टिक के ही नहीं बैठते हैं, तो ऐसी बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ कॉमनली छोटे बच्चों को लाया जाता है। जहाँ तक रही सवाल थोड़े बड़े बच्चों की जो कि स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे भी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि ये और बच्चों के साथ मिल बांट के नहीं काम करते हैं, या क्लास में पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। इंटेलिजेंट तो हैं पर जो क्लास में कर सकते हैं वो ये नहीं कर पाते हैं। पहली चीज हम ये चेक करवा लेते हैं कि इसको सुनाई ठीक से देता है कि नहीं। एक बार ये चेक हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी को सुनाई ठीक दे रहा होता है बट वो ह्यूमन वॉइसेस को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो उनको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती, उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इस वजह से लगता है कि शायद इनको सुनाई नहीं देता है। और अपनी पसंद की चीज होगी, जैसे कोई मोबाइल का गाना या टोन या कोई कार्टून, ये सब चीजें उनको बहुत पसंद है, तो उसकी तरफ चाहे कितनी भी दूर से बज रहा हो उसकी तरफ ध्यान देंगे। हियरिंग टेस्ट होने के बाद इन बच्चों का जो डायग्नोसिस बनाया जाता है वो क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट करके ये चेक करते हैं कि इसकी मानसिक आयु रफली कितनी होगी। कॉमनली बच्चे बोली क्लियर कर रहे होते हैं, या कई बच्चे बिल्कुल नहीं बोल रहे होते। जो बच्चे बोल रहे होते हैं उनकी भी बोली बड़ी अलग तरीके की होती है, यानी कि वो तोते जैसी बहुत सारी चीजें रिपीट करते रहते हैं। अगर आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, दे में से नाम क्या है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रिपीट तो कर रहे होते हैं पर इमीडिएटली नहीं कर रहे होते। उन्होंने कार्टून में कुछ सुना, टीवी में कुछ सुना, घर पे किसी से कुछ सुना, तो सारों की बातें कॉपी पेस्ट लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, कहीं से कॉपी किया कहीं पे पेस्ट किया, ऐसा बोलते रहते हैं। तो उनकी जो बातचीत होती है वो कई बार बोल बहुत रहे होते हैं पर उसका मतलब कई बार नहीं निकलता है। इसके अलावा हम कम्युनिकेट जब करते हैं आपस में, वो बातचीत के अलावा हाव भाव का भी बहुत इस्तेमाल होता है, जिसमें कि आई कॉन्टैक्ट एक काफी कॉमन फीचर होता है। बहुत सारे बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है वो आपसे बातचीत करते हुए या आपसे मांगते हुए आई कॉन्टैक्ट नहीं देंगे। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे आप कोशिश करो कि हम नजर मिला के बात करें, वो दूसरी तरफ देख के बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का आई कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम होगा, कई बच्चों का आई कॉन्टैक्ट नॉर्मल भी हो सकता है। इसके अलावा हाव भाव में भी इनके जो और प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होते हैं कि जैसे जब स्माइल करना होता है आपस में देख के, तब वो स्माइल नहीं करेंगे या बिना मतलब के स्माइल कर रहे होंगे। किसी से जैसे हम मिलते हैं तो हम हेलो, हाय, नमस्ते, बाय बाय ये सब चीजें करते हैं, तो ये भी ये बच्चे नॉर्मल जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं करते हैं। तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, कैसे वो पॉइंटिंग, जेस्चर्स ये सब यूज करते हैं, इनको भी असेस किया जाता है कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, अपनी एज से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के अलावा उनकी सोशल इंटरेक्शन, तो हम एक चेक करते हैं कि जैसे सोसाइटी में इस बच्चे को बिहेव करना चाहिए, हर एज के बच्चे से एक अलग अलग तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है। ये उतना उस एज के बच्चे के मुकाबले में सही बिहेवियर कर रहा है कि नहीं। कई बच्चे ऑटिज्म के ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं, अपना ही खेलना चाहते हैं, घर वालों से उनको कोई मतलब नहीं है और बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं है, तो ये काफी अलूफ टाइप के बच्चे हो सकते हैं। दूसरी तरह के ऑटिज्म के बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे सिम्टम्स होंगे कि वो हर एक से दोस्ती करते रहते हैं। तो कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत फ्रेंडली है, बट कोई भी चीज एक्सेस में एबनॉर्मल हो सकती है। तीसरा एरिया हम चेक करते हैं वो होता है कि बच्चे के कोई रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जिनको टॉफी के रैपर्स ही बहुत पसंद है, वो हर टाइम नाली में पड़ा हो या कहीं भी पड़ा हो, उसको टॉफी रैपर दिख जाएगा तो उसको इकट्ठे करना ही रहना है। दूसरे कोई बच्चे हो सकते हैं जिनको एक तरीके की कार पसंद है, तो घर पे चाहे 100 कार हो उसको वो कार खरीदनी ही है। तो हर बच्चे का एक अलग से इंटरेस्ट है और वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है कि माँ बाप को परेशानी हो जाती है कि हमें घर पे हमेशा ये रखना पड़ेगा, या बच्चे के लिए कहीं लेके जा रहे हैं तो हमें साथ में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। कई बच्चों के होते हैं कि उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, कई बच्चे हैं जिनको लाइट बहुत चुभती है और कई बच्चे हैं जिनको लाइट इतनी पसंद है कि मिरर हो गया, लाइट हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई, वो उसको ही देखते रहते हैं। कई बच्चों को छूने से प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उनको कोई चीज आप टच करेंगे, इनफैक्ट माँ बाप को कई बार प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चे को गले लगाना चाहते हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो हटाता है। दूसरी तरह के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर एक को छूना अच्छा लगता है, हर चीज को टच करके जाएंगे। इनमें जो एक और लक्षण होता है कि दे आर वेरी रिजिड अबाउट वॉट एवर दे हैव डिसाइडेड। उनको लाइफ में जो चीज जैसी की आदत पड़ गई उनको हर टाइम वो ही चाहिए। तो अगर उनको एक तरीके का प्लेट में खाने की आदत पड़ गई है, उसमें एक ही डिजाइन होना चाहिए, बच्चा इसके लिए जिद करेगा कि मैं खाना हमेशा इसी प्लेट में खाऊंगा। तो चाहे मार्केट में अवेलेबल हो या ना हो, माँ बाप को वो प्लेट्स अरेंज करके रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे हैं जो कि इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उनकी माँ रोज सिर पे चुन्नी रखती थी, आज चुन्नी क्यों नहीं रखी, या उसने बिंदी लगाती थी, आज बिंदी क्यों नहीं लगाई। तो नॉर्मली बच्चे सिर्फ कमेंट करेंगे कि क्या बात है मम्मी, आज आपने बिंदी नहीं लगाई। पर ऑटिज्म वाले बच्चे कई बारी इतना परेशान हो जाते हैं कि माँ को बिंदी लगानी ही पड़ेगी। तो हम ये सारे बिहेवियर्स, इन सब चीजों को चेक करते हैं
उसके हिसाब से फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिए होते हैं, जो कि DSM होता है या ICD होता है। उनको चेक किया जाता है कि बच्चा ये क्राइटेरिया पूरे फुलफिल कर रहा है कि नहीं, और तब ऑटिज्म के डायग्नोसिस दिया जाता है। ऑटिज्म में बिहेवियरल समस्याएं साइकोलॉजिकल हैं या न्यूरोलॉजिकल? कि ऑटिज्म के काफी बच्चे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और कई लोगों को लगता है कि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ये बच्चे को कोई बीमारी नहीं है। पर ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि इन बच्चों की ब्रेन जब बन रहे होते हैं उसमें ही प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉमनली ये सोचा जा रहा है कि ऑटिज्म के बच्चों के जो ब्रेन है उनके कनेक्शन ठीक से नहीं फॉर्म हुए हैं, इसीलिए ये बिहेवियरल डिसऑर्डर करके प्रेजेंट करता है, पर ये है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑटिज्म के इलाज में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आप किसी के पास भी जाइए, फिर ये याद रहे कि बच्चे के सारे एरियाज टारगेट होने चाहिए। उसकी स्पीच पे भी काम होना चाहिए, उसके बिहेवियर पे भी काम होना चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई पे भी काम होना चाहिए, उसके खेल पे भी काम होना चाहिए, उसकी मोटर प्रॉब्लम्स पे भी काम होना चाहिए। तो कोई भी अगर इंटरवेंशन हो रही है, वो सिर्फ एक ही चीज पे कर रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप चले गए और वो सिर्फ स्पीच थेरेपी कराए जा रहा है और बाकी एरिया टारगेट नहीं हो रहे हैं, तो भी आपके बच्चे में जितना सुधार हो सकता है वो नहीं होगा। क्या वैक्सीन से ऑटिज्म हो सकता है? ये जो धारणा है ना, ये एकदम गलत है। इनफैक्ट वेस्ट में बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाना छोड़ ही दिया कि हमारे बच्चों को ऑटिज्म ना हो जाए, जबकि स्टडीज ने ये पूर्णतः प्रूव कर दिया है कि वैक्सीन का ऑटिज्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या नजर मिलाकर बात करने वाले बच्चे को कह सकते हैं कि ऑटिज्म नहीं है? डॉक्टर्स को भी खासकर ये गलतफहमी होती है कि इस बच्चे का आई कांटेक्ट ठीक है, अगर ये हमारे से नजर मिला के बात करे तो इसको तो ऑटिज्म हो ही नहीं सकता। हमेशा हमें याद रखना है कि ऑटिज्म का नाम ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो कि हर बच्चे में होगा। तो सिर्फ इसी बात पे कि बच्चे ने हमारे साथ आई कांटेक्ट बना लिया क्लिनिक में, या तो इस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, या कोई और बोल रहा है कि हाँ बच्चे क्या नजर तो अच्छे से मिला के बात कर रहा है और इसको ऑटिज्म नहीं है, ये ऐसा प्लीज नहीं करें, क्योंकि उस बच्चे का डायग्नोसिस फिर लेट हो जाता है और जो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो नहीं होती है। जैसा कि आपने अभी सुना, ऑटिज्म के इलाज का कोई मान्य तरीका भी नहीं है। हर व्यक्ति या बच्चे की जांच के बाद ये समझा जाता है कि किस प्रणाली से उनको सामाजिक स्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाया जाए, जैसे कि एजुकेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी या स्पीच थेरेपी, जो कि सामाजिक, व्यवहारिक और भाषा की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही जाने माने स्पेशलिस्ट से और उनसे पूछते हैं कि वो ऑटिस्टिक बच्चों की कैसे मदद करते हैं। स्पीच थेरेपी में शुरुआत में वर्ड लेवल पे काम करते हैं कि बच्चा पहले नकल करना शुरू करे, और नकल में बच्चा के पहले चेहरे की नकल करे, और इन सब चीज़ों को हम खेल में शीशे के सामने कराते हैं। इसके बाद जब बच्चा नकल करना शुरू कर देता है, इन आवाज़ों को हम बोली में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर बच्चा ए आवाज़ निकालना आ जाता है तो फिर उस आवाज़ को आप बे में मॉडिफाई कर लेते हैं, और कोई चीज़ मांगने के लिए हम उसको दे करके दिखा के, और धीरे धीरे से हम साउंड से फोनिंग पे आ जाएंगे, तो फोनिंग के वर्ड तक आ जाते हैं। तो रोज की बोलने की जरूरत है, जैसे कि आओ, बैठो, खाओ, इन चीज़ों पे काम करते हैं ताकि ये रोज की जरूरत है पूरी कर पाए। जो उनकी रोजमर्रा की रूटीन है, जो एरियल एक्टिविटीज हैं, डेली लिविंग एक्टिविटीज, खाना पीना सोना, इन पर जो भी इफेक्ट आ रहा है सेंसरी इश्यूज की वजह से या अदरवाइज बच्चा नहीं कर पा रहा है, एफर्ट होता है हमारा कि बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज प्लान बनाया जाए और बच्चे को उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाए, और खेल के माध्यम से, मीनिंगफुल एक्टिविटीज के माध्यम से उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करना सिखाना, अपनी बातें कम्युनिकेट करना सिखाना, अपनी पेरेंट्स को पहचानना, अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना, इन सब चीज़ों का फोकस किया जाता है। कैसे इंटरेक्शन करना है उनके साथ, कैसे मेल जोल बढ़ाना है उनके साथ, ये सिखाया जाता है। प्ले के बाद सिखाया जाता है। जनरली हम बोलते हैं कि बच्चे की दिनचर्या में कम से कम 1 घंटे का प्ले का टाइम डालें। इसके बाद ये बताया जाता है कि आप बच्चे को और हाफ एन आवर 45 मिनट्स को दिखाएं, बैठ के कुछ काम कराएं, सिटिंग टॉलरेंस, सिटिंग बैठना साथ ही साथ जो काम आप के लिए
कैसे इंटरेक्शन कराने से बच्चे का सोशल इंटरेक्शन, उसके सामाजिक व्यवहार में बहुत सुधार होता है। इन सभी पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य है कि ऑटिज्म के लक्षणों को कम से कम किया जा सके और सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, ताकि ये बच्चे अपने आप को समाज का हिस्सा समझें। चलने से पहले आपको मेडिसिन के इतिहास की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। जर्मनी के दामादियन ने 1977 में एमआरआई मशीन का आविष्कार किया। उन्होंने 3 जुलाई 1977 को पहली बार इंसान के पूरे शरीर की एमआरआई मशीन के जरिए चुंबकीय विधि से जांच की। इसके बाद से शरीर के अंदरूनी भागों की सटीक जानकारी चिकित्सकों को एमआरआई के जरिए आसानी से उपलब्ध होने लगी। इसके बाद से इस मशीन का स्वरूप बदलता चला गया। ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि उनका बच्चा और बच्चों से अलग है, लेकिन अगर उसे सही और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले तो उसके गुण उभर कर आ सकते हैं। बस आपको जरूरत है थोड़े सब्र की और इन बच्चों को बहुत सारे प्यार और आत्मविश्वास की। इसी कामना के साथ अब मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। नमस्कार।